और कहते हैं सफलता आमतौर पर उन लोगों को मिलती है जो इसको खोजने में ज्यादा व्यस्त रहते हैं। ऐसे दुनिया में कई सारे उदाहरण भी हमारे सामने हैं जिनका सफर शून्य से शिखर तक पहुंचा है। और आज ऐसे ही शख्स का जन्मदिन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिनकी खूबियों को बताना शायद हमारे बस में भी नहीं है। सन 1958 में पीएम नरेंद्र मोदी आरएसएस से जुड़े। साल 2001 रहा जीवन का टर्निंग पॉइंट। साल 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने। 17 सितंबर सन 1950 को बड़े नगर के गुजरात में नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्म हुआ। नरेंद्र मोदी जी के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इनके पिता एक सड़क व्यापारी थे जिन्होंने अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए काफी संघर्ष किया था। मोदी जी की माता एक गृहिणी महिला हैं। मोदी जी ने बचपन में अपने परिवार का समर्थन करने के लिए अपने भाइयों के साथ रेलवे स्टेशन में और फिर बस टर्मिनल में चाय भी बेची। मोदी जी ने अपने बचपन के दिनों में कई कठिनाइयों और बाधाओं का सामना किया था, लेकिन अपने चरित्र और साहस की ताकत से उन्होंने सभी चुनौतियों को अवसरों में बदल दिया। इस तरह से इनका शुरुआती जीवन काफी संघर्षपूर्ण रहा है। और शिक्षा दीक्षा के बाद अगर हम बात करें नरेंद्र दामोदर दास मोदी के राजनीतिक जीवन की, तो ये भी काफी रोचक और प्रभावपूर्ण रहा है। एक ऐसा निर्णय और राजनीति में आने का वो फैसला जिसने देश हित के लिए नए आयाम गढ़े। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात बोर्ड से 1967 में हाई स्कूल पास किया था। 1978 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए किया। इसके बाद साल 1983 में राजनीति विज्ञान में एमए किया। एमए में उनके पास यूरोपियन पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स, एनालिसिस और साइकोलॉजी ऑफ पॉलिटिक्स विषय थे। पीएम मोदी का बचपन से ही आरएसएस की तरफ जुड़ाव रहा है। साल 1958 में उन्होंने स्वयंसेवक की शपथ ली। कई साल लगातार वह आरएसएस की शाखाओं में जाते रहे और उससे जुड़े रहे। इसके बाद साल 1974 में वह नवनिर्माण आंदोलन में शामिल हुए। कई सालों तक वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे। इसके बाद जाकर उन्होंने साल 1987 में बीजेपी ज्वाइन की थी। 1988-89 में उन्हें भारतीय जनता पार्टी की गुजरात इकाई का महासचिव बनाया गया। लाल कृष्ण आडवाणी की 1990 की सोमनाथ अयोध्या रथ यात्रा के आयोजन में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। 1995 में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय सचिव और 5 राज्यों का पार्टी प्रभारी बनाया गया। 1998 में उन्हें महासचिव संगठन का बनाया गया। साल 2001 में गुजरात में आए विनाशकारी भूकंप की वजह से 20,000 लोग मारे गए थे। इस दौरान राजनीतिक दबाव के चलते तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल को इस्तीफा देना पड़ा। ये नरेंद्र मोदी के लिए टर्निंग पॉइंट रहा। હું નરેન્દ્ર દામોદરદાસ મોદી ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ હું ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને અખંડતાનું સમર્થન કરીશ અને હું ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યો શ્રદ્ધાપૂર્વક અને અંતઃકરણપૂર્વક બજાવીશ અને ભય કે પક્ષપાત રાગ કે દ્વેષ વિના તમામ લોકો સાથે સંવિધાન અને કાયદા અનુસાર ન્યાયપૂર્વક વર્તીશ।
ન્યાયપૂર્વક વર્તીશ. હું નરેન્દ્ર દામોદરદાસ મોદી ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે હું ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકે હું ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકે જે કોઈ બાબત મારી વિચારણા માટે લાવવામાં આવશે જે કોઈ બાબત મારી વિચારણા માટે લાવવામાં આવશે અથવા મારા જાણવામાં આવશે અથવા મારા જાણવામાં આવશે તેની જાણ એવા મંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યો યોગ્ય પાલન માટે એવા મુખ્યમંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યોના યોગ્ય પાલન માટે આવશ્યક હોય તે સિવાય પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે કોઈ પણ વ્યક્તિ અથવા વ્યક્તિઓને કરીશ નહીં અથવા તેની કે તેમની આગળ તેને પ્રગટ કરીશ નહીં ...2012 में बीजेपी में मोदी का कद काफी बढ़ गया। पार्टी में उन्हें देश के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में देखा जाने लगा। साल 2013 में वह बीजेपी और एनडीए के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने। 2014 में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव लड़ा और बड़ी जीत हासिल की। मई 2014 में वो देश के 14वें प्रधानमंत्री बने और 2019 में उन्हें एक बार फिर प्रधानमंत्री चुना गया। पीएम मोदी ने अपने कार्यकाल में कुछ ऐसे बड़े फैसले लिए हैं जिनके लिए देश की जनता उनको हमेशा याद रखेगी। ये वो फैसले हैं जो जनता से जुड़े हैं और वो फैसले हैं जो सर्वोपरि हैं। बालाकोट एयर स्ट्राइक, उरी की तरह 2019 में भी भारतीय सेना पर बड़ा आतंकी हमला हुआ था। पुलवामा में हुए इस हमले में 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे। इस हमले के बाद फिर सर्जिकल स्ट्राइक और पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग उठने लगी। तभी 26 फरवरी 2019 की सुबह भारतीय सेना के फाइटर जेट्स ने पीओके में घुसकर बमबारी की और बालाकोट में आतंकियों के ठिकानों को नष्ट कर दिया गया। इस हमले की पाकिस्तान को कानो कान खबर नहीं लगी। इस हमले में कई आतंकी मारे गए। इसके बाद पाकिस्तान के फाइटर जेट ने भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की, जिन्हें भारतीय वायुसेना ने खदेड़ दिया था। अभी पुलवामा हमला हुआ तो भारत के वीरों ने जो काम किया, ऐसा काम दशकों तक कभी नहीं हुआ। हमारे वीरों ने आतंकियों को उनके घर में घुस करके मारा है। आतंकियों को, उनके सरपरस्तों को भारत से इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं थी। वे सोच रहे थे कि मोदी ने पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक की तो दूसरी बार भी ऐसा ही कुछ करेंगे, और इसलिए उन्होंने क्या किया, सीमा पर बड़ा तैनाती कर दी, टैंक ला करके पता नहीं क्या क्या रख दिया। उन्होंने यहां सारी सजावट कर दी, हम ऊपर से चले गए। याद करिए, साल 2010 में पुणे में एक बेकरी में बम धमाका हुआ। उसी साल वाराणसी में दशाश्वमेध में एक घाट पर बम धमाका हुआ। याद करिए, साल 2011 में मुंबई में फिर आतंकी हमला हुआ। ओपेरा हाउस, जावेरी बाजार
दादर में बम फटे, फिर उसी साल 2011 में दिल्ली हाईकोर्ट के सामने भी बम फटा। इसी तरह साल 2013 में हैदराबाद के भीड़ भाड़े बाजार में बम धमाका हुआ। एक के बाद एक बम धमाके हो रहे थे, सैकड़ों बेकसूर लोग मारे जा रहे थे, सैकड़ों घायल हो रहे थे। इन हमलों के तार भी हर बार सीमा पार जुड़े हुए थे। लेकिन पहले की सरकार ने क्या किया? उन लोगों ने अपनी नीति नहीं बदली, सिर्फ गृह मंत्री बदले। अब नीति बदलनी चाहिए कि गृह मंत्री बदलना चाहिए? साथियों, अगर पहले की सरकार में दमखम दिखाया होता तो आतंकियों को उसी भाषा में जवाब दिया होता जो भाषा वो समझते हैं। तो आज आतंक इतना बड़ा जो नासूर बन गया है वो नहीं बन पाता। फेस वॉश ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।